मैं अभिनंदन मिश्र आप सभी का एकलव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जितने भी दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सबसे एक निवेदन है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपके द्वारा कोई सुझाव हो तो हमें सुझाव देते रहें, हमें बड़ा अच्छा लगेगा और चैनल की उन्नति के लिए आपसे ये निवेदन है। आज हम सब NEP मतलब नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आज हम देखेंगे कि जो 2020 का शिक्षा नीति बना है वो क्या है, उसमें क्या बदलाव किया गया है, हमारे लिए कितना उपयोगी है, हमको कितना नुकसान देगा, उससे आने वाले समय में क्या क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, वो सारी चीज़ें हम आज यहाँ पे देखेंगे। NEP जो होता है वो बोला जाता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी और वर्तमान का जो है 2020 बन रहा है, ठीक है। लेकिन लागू होने में अभी 2 या 3 साल लगेंगे क्योंकि कोरोना की वजह से थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं इसमें, ठीक है। अगर कोरोना समय से पहले सही हो गया, मतलब कंट्रोल हो गया, तो हो सकता है कि 2022 में इसे पूर्णतया लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे कि नियम क्या बनाया गया है। तो आप देख रहे होंगे आजकल ये बहुत चल रहा है 5334 5334, ठीक है। इसके बारे में बहुत कम लोग को जानकारी है और हमें यही जानना है। हमको क्या करना है, यही जानना है। सबसे पहले जो शिक्षा नीति में संशोधन हुआ था वो 1968 में हुआ था। 1968 से भी पहले शिक्षा नीति थी, पर जनसंख्या भारत का क्या था, कंट्रोल था, कम था, तो शिक्षा नीति पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। जैसे चलता आ रहा था चल रहा था, ठीक है। लेकिन 1968 में जनसंख्या बढ़ने से विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी, शिक्षा नीति में बदलाव की जरूरत पड़ी और बदलाव की जरूरत पड़ी तो उसको क्या किया गया, बदलाव किया गया। कोठारी आयोग के नाम से आप सुने होंगे, कोठारी आयोग के नाम से दौलत सिंह कोठारी जी की अध्यक्षता में इसको बदलाव किया गया। उस समय के प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, ठीक है। तो दौलत सिंह कोठारी के समय में इसको बदलाव किया गया, मतलब उनकी अध्यक्षता में इसमें बदलाव किया गया। तो इस नीति में जो भी थे लोग उस समय, तो इसको बड़ा अपना सोच समझ के ज़मीनी स्तर पे इसको बदलाव किए थे लोग। लेकिन उस बदलाव के आधार पे फिर से ये महसूस हुआ सन 1986 में कि इसमें और भी कुछ संशोधन किया जाए, ठीक है। तो 1986 में भी एक शिक्षा नीति लाया गया, ठीक है। उसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया 1992 में। 1986 में जो शिक्षा नीति आई थी तो उसमें भी कुछ बदलाव करने की जरूरत पड़ी, तो उसमें 1992 में कुछ शिक्षा नीति लाई गई थी। इस समय प्रधानमंत्री थे श्री राजीव जी थे। तो 1992 में इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया, लेकिन ये शिक्षा नीति संशोधन नहीं था, ये शिक्षा नीति में बदलाव नहीं था, बस इसी वाले शिक्षा नीति में इसमें थोड़ा सा संशोधन कर दिया गया। तो इसको हम शिक्षा नीति को अलग से नहीं कहेंगे कि 1992 में नई शिक्षा नीति आई थी, नहीं। अब इस शिक्षा नीति के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था कि हम अपना नया शिक्षा नीति लाएंगे। उसको पूरा करने के लिए इन्होंने किसकी अध्यक्षता में, कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति को लाया गया है। कस्तूरी रंजन इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। इनकी अध्यक्षता में इस नीति को, NEP को, नई शिक्षा नीति को 2020 में लाया गया है। इसे भारत सरकार ने परमिशन दे दिया है और जब इसको लागू किया जाए, कोरोना की वजह से थोड़ा सा पेंडिंग चल रहा है, ठीक है। अब हम जानेंगे कि पहले का सिस्टम क्या था, अब का सिस्टम क्या है, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा जान जाते हैं कि 1968 का जो शिक्षा नीति था वो एक प्रस्तावित किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि राष्ट्रीय विकास के प्रति वचनबद्ध, चरित्रवान तथा कार्यकुशल युवक युवतियों को तैयार करना है, ठीक है। क्या कहा गया था 1968 में कि राष्ट्रीय विकास के प्रति वचनबद्ध, चरित्रवान तथा कार्यकुशल युवक युवतियों को तैयार करना है, किसको, कोठारी आयोग में, ठीक है। फिर राजीव गांधी जो थे प्रधानमंत्री 1986 में थे, इनके कार्यकाल में नई शिक्षा नीति लाई गई थी और वर्तमान 2020 में NEP आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में आया है।
वर्तमान में वही क्या है, प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री बने हैं वो हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी, ठीक। तो एनईपी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, पहले अब देखेंगे कि क्या था अब क्या बन रहा है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट, जिसको बोलते थे MHRD मिनिस्टर, ठीक है, ये अब तक ये इसके अंडर में आता था शिक्षा मंत्री, ठीक है। अब क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को चेंज करके सीधा सीधा क्या कर दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मतलब कि शिक्षा नीति अब ये अलग से बना दिया। ये पहले था 1986 में यही था, इसका नाम राजीव गांधी के कार्यकाल में चेंज किया गया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किया गया था। अब उसको वर्तमान सरकार ने क्या किया है, चेंज कर दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ही नाम से कर दिया। तो न्यू शिक्षा नीति, अब प्रश्न आएगा अगर कि न्यू शिक्षा नीति कब लागू किया गया, तो सन क्या होगा, 2020 होगा। फिर आगे देखेंगे कि एनईपी के बारे में, ये 5334 क्या है। जो नई शिक्षा नीति 2020 लाया गया है, इस नीति को बहुत सोच समझ के लाया गया है, और जो अध्यक्ष थे उन्होंने ज़मीनी स्तर पे, मतलब गांव से जुड़ के, एक एक जिला के हर पंचायत से जुड़ के इसके प्रावधानों को सोचा समझा है कि ज़मीन स्तर पे क्या ज़रूरत है, वर्तमान में जो शिक्षा का प्रावधान है वो क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत दिख रहा है, क्या बदलाव करना चाहिए। जैसे अब तक की जो शिक्षा नीति थी दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वो शिक्षा नीति कैसे थी, बच्चों को बर्डन किया जाता था कि नहीं नहीं तुमको 5 साल बाद पढ़ने जाना ही जाना है, तुम सरकार के अधीन में रहोगे 12 साल, मतलब 10+2 जो था वो क्या था, सरकार के अधीन में ही रहना था ना, ठीक है। कि मतलब अब तुम 12वीं जो है एक सरकार के अंडर में आ गए, और तुमको यूपी गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रशस्ति पत्र मिल जाएगा कि तुम हमारे संस्था से क्या हो, जुड़ के 12वीं पास किए हो, उसके बाद तुम कहीं से जाके BA MA करो, कोई मतलब नहीं था, ठीक है। अब ये थोड़ी सी बदलाव हुई है जो बहुत अच्छा माना जाएगा। इसका जो अध्यक्ष थे उन्होंने इस नीति को पंचायत से लेकर जमीनी स्तर पे, जिला वाइज, फिर प्रदेश वाइज, पूरे भारत का इन्होंने क्या किया, पूरे भारत से लोगों से सुझाव लिया और उन्हीं सुझावों का इसमें निचोड़ डाला। और ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि इस कमेटी का, जो भी शिक्षा नीति में कमेटी सदस्य थे, सबसे ज़्यादा सदस्य भी थे और इनके सबसे ज़्यादा बातों को सरकार ने माना भी है। जितनी भी इन्होंने बातें कही है उसको सरकार ने स्वीकार किया है और उसी शिक्षा नीति को वर्तमान में लागू करने का प्रावधान चल रहा है, ठीक है। अब देखेंगे बदलाव में क्या क्या हुआ है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। फिर देश में उच्च शिक्षा के लिए एक ही नियामक होगा, देश में उच्च शिक्षा के लिए एक ही नियामक होगा। इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। पहले क्या था, MHRD मिनिस्टर से मान्यता प्राप्त करो, UGC से मान्यता प्राप्त, ये सब क्या होगा, खत्म हो जाएगा। पहले शिक्षा नीति 10+2 पे निर्धारित थी। उसमें क्या होता था कि जब बच्चा 6 साल का होता था तो उसे फर्स्ट क्लास का दाखिला पूर्ण करता था, मतलब 5 साल होने के बाद 6वीं साल में जाके वो पहली कक्षा में जाता था। अब ऐसा प्रावधान बिल्कुल खत्म कर दिया गया, मतलब सरकार के अंडर में आप 12 साल पढ़ते थे। ये 10+2 का मतलब क्या है, 10वीं कक्षा और ये 2 साल और 12वीं कक्षा तक आप यूपी गवर्नमेंट के हैं तो यूपी गवर्नमेंट के अनुसार पढ़ेंगे। और BA के लिए सरकार कहती थी आप किसी भी विश्वविद्यालय में जाके पढ़ाई कर लो, हमसे आपको कोई मतलब नहीं है। लेकिन 12वीं तक क्या था, आपका मतलब था सरकार के अंडर में। क्यों, जैसे आप हाई स्कूल किए तो हम क्या बोलते थे, यूपी बोर्ड से हम हाई स्कूल किए हैं। अगर हम इंटर कर लेते थे तो हम क्या बोलते थे कि हम इंटर किए हैं किस बोर्ड से, यूपी बोर्ड से। इंटर किए हैं किस बोर्ड से, बिहार बोर्ड से। इंटर किए हैं किस बोर्ड से, हरियाणा बोर्ड से। आराम से हम बोल देते थे। लेकिन हमको ये कहने में बड़ा दिक्कत होता है कि हम BA किए हैं किस बोर्ड से, यूपी बोर्ड से। ऐसा हम बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। इंटर के बाद सरकार ये कहती थी आप कहीं भी जाओ, किसी भी विश्वविद्यालय से आप जाके आराम से BA कर लो, MA कर लो, जो पढ़ाई करनी है इंटर के बाद आसानी से पढ़ सकते हो। लेकिन उसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती थी, आपकी लोकल सरकार, ठीक है। अब देखेंगे कि ये जब 6 साल पे शुरू होता था,
अब क्या कर दिया है, अब नई शिक्षा नीति में इसी को इसने उठा के 5 साल पहले कर दिया है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 5 साल है ना, ये 5 साल जो है हम खूब खेलेंगे। 3 साल उम्र हो जाएगी तो हमको क्या किया जाएगा, प्ले स्कूल में डाल दिया जाएगा। प्ले स्कूल सेंस ऑफ आंगनबाड़ी। आप 3 साल के बाद प्ले स्कूल में जाएंगे, वहां खूब कपड़े गंदा करिएगा, खूब कलर कीजिएगा। बच्चा छोटा छोटा ही ना होता है 3 साल पे, तो 3 साल पे उसका विकास कितना होगा, कुछ नहीं रहता है। थोड़ा बहुत बस मम्मी पापा कूदना खेलना दौड़ना यही रहता है। और एक चीज़ और होता है, बच्चों में लगाव बहुत रहता है। तो जो गांव में ये जो अध्यक्ष थे उन्होंने ये प्रोसेस किया कि जो बच्चा अपने अड़ोस पड़ोस के 2-4 बच्चों के साथ खेलता है, जो 2-3 साल मतलब 5 साल तक जो भी खेलता है, वो अब क्या किया जाए, उसको उठा के आंगनबाड़ी में डाल दिया जाए, ताकि उस बच्चा को और भी बच्चे अच्छे अच्छे मिल जाए और एक ग्रुप बन जाए। ग्रुप बनने से वहाँ क्या होगा, खूब कूदेंगे खेलेंगे। ये विदेशों में है, उसी को क्या किया भारत ने भी अपनाया है अब। ठीक है, तो बच्चा क्या करेगा, पेन लेगा, कलर लेगा, खूब गोंजेगा गांजेगा, जो भी करेगा, लाइनिंग खींचेगा, खेलेगा, कपड़े गंदा करेगा। जितना कलरफुल हो जाए कपड़ा वो सब पहन के आप जा सकते हो। ये 3 साल तक आंगनबाड़ी का जो कार्यक्रम होगा क्या होगा, इसी में से 3 साल तक। ठीक है, और उसके बाद जो 2 साल होगा वो खेलते कूदते में ही आप पहली और दूसरी कक्षा पास कर लेंगे बिना परीक्षा का। प्रावधान ये बोला है कि 3 साल आप आंगनबाड़ी के थ्रू खेलो कूदो, हमें कोई इतराज नहीं है। पहली और दूसरी कक्षा भी खेल कूद के बिता लो, थोड़ा बहुत आप पे एक्टिविटी दिखाई जाएगी कि हाँ बच्चों आपको ये पढ़ना है, ऐसे करना है, ये समझना है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आपको क्या किया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा, बर्डन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और भी कुछ चीजें अभी जानेंगे हम, आपको एक संक्षिप्त में दिखा रहे हैं। अब ये जब ये देखो 10+2 का क्या था, 10+2 में इसमें बच्चा क्या करेगा, बड़ा उत्सुक होगा, अरे वाह हम जाएंगे तो खेलेंगे कूदेंगे, होगा ना एक तरह से अंदर से। लेकिन इसमें क्या था, मम्मी आज हम ना जाए, पापा हो हमें बड़ा ना जाए, ऐसा होता था ना। हम लोग भी किए हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं किए हैं, और जो हम करते आए हैं वही आगे के भी बच्चे कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें और भी क्या व्यवधान था, एक स्टोरी बता रहा हूं मैं। एक बच्चा था, उसके पिताजी उसको जबरदस्ती स्कूल लेके जाते थे। ठीक है, थोड़े देर बाद वो घर पे आते थे, फिर जाके उसको लेके आते थे। तो लाते वक्त तो बड़ा उत्सुकता से बच्चा घर आ जाता था, लेकिन जाते वक्त क्या करता था, हमको टॉफी दीजिए नहीं तो हम नहीं जाएंगे। ठीक है, हमको बाल खरीद दीजिए नहीं तो नहीं जाएंगे, हमको नई पेंसिल खरीद दीजिए नहीं तो नहीं जाएंगे। बच्चा क्या करता था, थोड़ी सी अपना एक्टिविटी को नकारात्मक में ले जाता था कि हम स्कूल नहीं जाएंगे। क्यों, क्योंकि उसे मज़ा नहीं आता था। क्यों नहीं मज़ा आता था, पहले क्या था ना, लोग कंडील से खेलते थे, स्याही और कंडील से लिखना शुरू करते थे बचपन में। पहले की पढ़ाई में, हमारी पढ़ाई में वो नहीं हुआ है, हम लोग सीधा पेंसिल ही पकड़े हैं। लेकिन हमारे जो ऊपर के लोग हैं, पीढ़ी के ऊपर, वो लोग क्या किए थे, पहले बड़ा दवात स्याही स्लेट पे लिखते थे लोग, बड़ा सुंदर सुंदर राइटिंग होती थी। वो युग अब शायद लाने का प्रयास किया जाएगा, हमें नहीं लगता है आ पाएगा, फिर भी कोशिश। तो बच्चा क्या करता था, रोज कुछ ना कुछ खरीद के और फिर स्कूल जाता था, पढ़ता भी नहीं था, चला आता था। पहले की पढ़ाई में क्या होता था, आम का टिकोरा मिलता था ना, तो लड़के क्या करते थे, लेके बैठ जाते थे और धीरे धीरे छीन लेते थे और खूब इंजॉय कर लेते थे। लेकिन इस वाले में क्या किया गया, थोड़ी बहुत बर्डन कर दीजिए गई, आप पे दबाव बना दिया, नहीं नहीं इतना पढ़ना ही है। थाती खूब मिल जाती थी किताबों की कि इतना गधों की तरह लेके जाओ, गधों की तरह लेके आओ, टीचर पढ़ाया नहीं पढ़ाया उससे मतलब नहीं रहता था। तो बचवा जब था उधर से आ रहा था और इधर से एक कसाई जो है बकरा लेके जा रहा था। ठीक है, तो जैसे हम लोग क्या करते थे बचपन में, बच्चों को जबरदस्ती ठेलते थे ना, चल चल स्कूल चल, तो वही क्रिया क्या कहता है बकरा पे भी कर रहे थे लोग। तो कसैया खूब खींच रहा था और बकरा उतना ही चिल्ला चिल्ला के क्या कर रहा था, पीछे भाग रहा था। ठीक है, तो बचवा देख के पूछता है पापा से, पापा पापा वो क्या कर रहा है। तो उसके पापा ने कहा, बेटा वो कसाई है, वो जा रहा है बकरा को लेके हलाल करने के लिए। ठीक है, तो बचवा कह रहा, ओ तेरी की हम सोचे इसे भी स्कूल लेके जा रहा है।
ठीक है, मतलब बच्चे को क्या था, उसके दिमाग में कटने से ज्यादा डर क्या था, पढ़ने पे था। मतलब कि हम कट जाएंगे, बड़ा आम चीज है, आम बात है, लेकिन पढ़ने नहीं जाएंगे। इसी बदलाव को बदलने के लिए नई शिक्षा नीति में हमको क्या किया गया है, 3 साल पे ही जोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, अब वो 3 साल में जाएगा और खूब 6 साल तक मस्ती करेगा। ठीक है, और 7वें साल में जाके थोड़ा बहुत क्या करेगा, उसको आगे के पढ़ाई के प्रोसेस के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, फिर वो दूसरी कक्षा में हंसते खेलते कूदते अपना 2 साल की पढ़ाई दूसरी कक्षा तक 5 साल के अंडर में ही पढ़ लेगा। एनईपी को समझने के लिए हम इसे 4 भाग में बांट सकते हैं। ठीक है, 4 भाग में बांट के इसे हम थोड़ा सा समझ लें प्रारूप को कि है क्या। फर्स्ट स्टेप जो होगा फाउंडेशन स्टेज होगा। ठीक है, फाउंडेशन स्टेज अभी मैं बताया हूं आपको, ये 3 ईयर क्या करेगा, प्ले करेगा, खेलने के लिए कहेगा, खुले छूट रहेगा। ये जो 5 दिख रहा है ना, वही क्या है, फाउंडेशन स्टेज है। इसमें क्या करना है कि 3 साल आप खूब खेलो कूदो, और उसी 5 के अंदर में 3 साल खेलना कूदना है, और जो लास्ट का 2 साल बचेगा उसमें आपको पहली और दूसरी कक्षा की पढ़ाई आपको खेलते कूदते हंसते हुए ही समझा दी जाएगी, और आपको बिना एग्जाम दिए इस वाले रूट पे लेके आ जाएगी। ये 3 क्या है भाई, इसे समझें। ये 3 जो है प्रिपरेटरी स्टेज बोला जाएगा। इसमें क्या करना है इस 3 साल में, अब ये बताओ, जब ये पहली और दूसरी कक्षा इसी में पढ़ लिया तो इस 3 साल में क्या क्या पढ़ेगा, तीसरी पढ़ेगा, चौथी पढ़ेगा और 5वीं पढ़ेगा। तो क्लास क्या हो गया, तीसरी, चौथी और 5वीं यहां से पढ़ेगा इस 3 ईयर में। ठीक है, उसके बाद अब उस 3, 4, 5 के पढ़ने के समय में अब हमें बच्चों पे क्या करना होगा, थोड़ी बहुत एक्टिविटी दिखानी पड़ेगी। शिक्षा से संबंधित क्या करना होगा, एक्टिविटी दिखानी पड़ेगी कि अब तुम पोयम याद करो, अब तुम मिला के लिखना सीखो, जितना हो सकता है, मतलब बच्चा, लेकिन फोर्स करके नहीं, आप प्रेम से उसको सिखाएंगे, समझाएंगे, फिर स्टडी कराएंगे, पढ़ना सिखाएंगे। जैसे मान लो आम लिखा है तो हम कैसे पढ़ना सिखाएंगे, इस स्टेज तक तो कुछ पढ़ा के लाए होंगे। अब यहाँ जो ये स्टेप होगा, यहाँ भी हम कुछ पढ़ाएंगे, और यहाँ क्या होगा, एग्जाम होगा। इस 3 में आपको एग्जाम होगा, वो एग्जाम नॉर्मल ही होगा, बहुत ज़्यादा बर्डन वाला नहीं रहेगा। फिर लैंग्वेज की बात करेगा, तो लैंग्वेज में आपको मदर लैंग्वेज जो आपकी मातृभाषा, जैसे मान लीजिए मैं यूपी से हूँ तो मैं हिंदी में पढ़ सकता हूँ, बिहार से हूँ तो बिहारी भाषा जो भी होगी, भोजपुरी या हिंदी जो भी होगी पढ़ सकता हूँ। अगर मैं मुंबई से हूँ तो मराठी में पढ़ सकता हूँ, अगर मैं पंजाब से हूँ तो पंजाबी में पढ़ सकता हूँ। ये आपको इसलिए क्योंकि ये जो स्टेज होता है ना बच्चों का, ये सीखने का बहुत क्षमता अच्छा होता है। ठीक है, उसका जो समझने का सीखने का लेंथ होता है वो बहुत तेज होता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, मातृभाषा में समझाइए। लेकिन अगर कोई स्कूल नेशनल राष्ट्रीय भाषा में पढ़ाना चाहता है तो वो पढ़ा सकता है इंग्लिश में, लेकिन दबाव बना के नहीं पढ़ा सकता है। थोड़ी बहुत निगेटिविटी यहाँ पे है, इसलिए है क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी होगी, खासकर लोकल गाँव से, वो इंग्लिश से क्या करेंगे, दूर भागेंगे। ठीक है, फिर भी बेटर, फिर भी क्या है, अच्छा है, इसे हम स्वीकार करते हैं, अच्छा है, क्योंकि मातृभाषा। अब थोड़ा बहुत जान लीजिए कि मातृभाषा है क्या। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हम स्कूल में गए, ठीक है, छोटे थे, तो मातृभाषा का जो मूल उद्देश्य कहाँ से निकलेगा वो थोड़ा सा समझ लीजिए। जब हमको कुछ आता नहीं था तो टीचर क्या करता था, 2-4 डंडे मार के छोड़ देता था। जब हम एकदम थक जाते थे कि नहीं एकदम हमको पढ़ना ही नहीं है, तब टीचर क्या करता था, मुर्गा बनाता था, मुर्गा बना के दौड़ाता था। ये सब कार्य होते थे हम लोग के समय में। ठीक है, तो हम लोग कभी कभी इतना दर्द महसूस होता था कि हम अपनी मातृभाषा में क्या बोलते थे, अरे बाप रे, अरे माई रे माई, दुखात अरे माई, दर्द होता रे माई, ऐसे बोलते थे ना। तो वही हमारा क्या है, मातृभाषा है। ठीक है, तो मातृभाषा वही है, जो जहाँ से है, जिस राज्य से है, वहाँ पे लोकल कुछ ना कुछ लैंग्वेज होती हैं, उसी लैंग्वेज में बच्चा को क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, अब चलेंगे अगले स्टेप पे, मिडिल स्टेज। ठीक है, मिडिल स्टेज में अब जब हम यहाँ तक आ गए तो फिर अगला टर्न हम क्या लेंगे, 3 साल का ही लेंगे। तो जब हम यहाँ तक 5वीं तक पढ़ लिए तो अब क्या पढ़ेंगे, आगे ही पढ़ेंगे ना। तो 6, 7,
8, 6, 7, 8 कक्षा हम इस स्टेज में आके पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे मिडिल स्टेज। ठीक है, अब तक पढ़ाई आसान था, 5वीं तक आसान था। यहाँ पे आपके अनुसार पढ़ना है। यहाँ पे क्या है, आप किस क्षेत्र में जाना चाहोगे, आप इंटरेस्टेड किस में हो। जैसे क्या होता है ना, 7वीं क्लास में जब विद्या मंदिर में जाओगे, सरस्वती विद्या मंदिर या नागाजी में, तो प्रधानमंत्री बनाया जाता है, मुख्यमंत्री बनाया जाता है। ठीक है, उनके सहयोगियों को बनाया जाता है, जितने कैबिनेट मंत्री होते हैं सबको बनाया जाता है, सदस्य बनाया जाता है। वो बड़ा इंटरेस्टेड होता है, मैं भी बना हूँ चिकित्सा क्षेत्र में। ठीक है, तो उसमें क्या होता था, जो चिकित्सा प्रमुख बनता था वो क्या करता था, पूरे क्लास की इंक्वायरी लेता था, कोई बच्चा तबीयत तो खराब नहीं है, किसी का कुछ कटा तो नहीं है, फर्स्ट एड तो नहीं करना है। तो इसको, ये क्या होता है, इंटरेस्टेड, जागरूकता, हमें किस क्षेत्र में जाना है, वो जागरूकता हमको किस स्टेज में आना चाहिए, यहाँ पे हम कब लाएंगे, इसी स्टेज में ला देंगे जो तीसरा दिखा रहा है, मिडिल स्टेज। ठीक है, अब मिडिल स्टेज में से क्लास 6, 7, 8 है। ठीक, कंप्यूटर का नॉलेज आपको 6वीं कक्षा से ही मिलेगा, हार्डवेयर नेटवर्क के क्षेत्र में जिसको भी जाना है वो यहीं से निकलेगा। ठीक है, उसके बाद वोकेशनल और टेक्निकल। वोकेशनल में क्या है, जैसे किसी लड़की को इंटरेस्ट है कि हम सिलाई सीखें, तो वो कहाँ जाएगी, 6वीं कक्षा से ही सीखना शुरू कर देगी। अगर उसे कढ़ाई सीखनी होगी तो वो कढ़ाई भी क्या करेगी, 6वीं से ही सीखेगी। फिर एक ब्यूटी पार्लर होता है, आजकल तो पूरे गांव में भी खुल गया है, पहले बड़ा शहरों में होता था, बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग जाते थे बनाते थे। अब तो देख रहे हैं कि नॉर्मल लोग भी क्या है, जिधर भेड़ एक तरफ चल देती है उधर ही सब लोग निकल रहे हैं। तो वही प्रथा हो गया है गाँव में भी, तो वो भी क्या करेंगे, इसी में सीखेंगे। वो वोकेशनल या टेक्निकल। टेक्निकल लाइन में देखो, जैसे किसी बच्चे को क्या करना है, जैसे लकड़ी काटने संबंधित, पलंग मेज बनाने वाला जो होते हैं बढ़ई, अगर उसको बढ़ई का काम करना है तो वो कहाँ पे सीखेगा, यहीं से सीखना शुरू करेगा। ठीक है, तो ये हो गया वोकेशनल और टेक्निकल। और रही बात मैथ की, साइंस की, आर्ट की, जैसे चलती थी वैसे ही चलेंगी, पढ़ना सबको है, इंटरेस्ट के अनुसार बस इसको जोड़ा गया है ताकि बच्चे भविष्य में अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। ठीक है, अब चलेंगे लास्ट स्टेज पे। अब देखेंगे सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, ये आपका क्या है, चौथा है सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, इसमें नो स्ट्रीम, इसमें क्या है, नो स्ट्रीम। मतलब पहले क्या था कि आप जब 10वीं पास कर लेते थे और जब 11वीं में जाते थे तो आपसे पूछा जाता था मैथ से पढ़ो बउआ कि बायो से। ठीक है, अब इसको क्या किया गया है, हटा दिया गया, अब कर दिया गया है मल्टीपल सब्जेक्ट, मतलब खिचड़ी। अब अगर आपको इंटरेस्ट है कि हम मैथ पढ़ें, मैथ से एडमिशन करा लिए, फिर अगर आपको ये इंटरेस्ट है कि क्या है ना भूगोल पढ़ें, तो आप क्या करेंगे, भूगोल भी ले लीजिए। फिर साथ में अगर मन कर रहा है कि हम बायो भी ले सकते हैं तो आप बायो भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके साथ अगर हिंदी भी पढ़ने का मन है तो आप आसानी से क्या करेंगे, हिंदी भी पढ़ लेंगे। ठीक है, कोई दबाव आप पे नहीं रहेगा। ये क्या है, सेकेंडरी स्टेज जो होता है, ये चौथा, ये जो दिख रहा है ये है। ठीक है, तो ये क्या है, क्लास 9 से 12th तक है। इसमें सेमेस्टर वाइज एग्जाम, यही बदलाव हुआ है। पहले क्या होता था, 1 साल पे परीक्षा होती थी, तो बच्चा क्या करता था, मान लो हाई स्कूल की परीक्षा फरवरी में है, 25 फरवरी से, तो लड़का लोग क्या करते थे, भाई फरवरी में है ना, तो आराम से 1 फरवरी से सीरीज उगार लेते थे। ठीक है, और वही पढ़ना शुरू कर देते थे और जाते थे, कैसे वो करके पास हो जाते थे। अब वो नहीं चलेगा। अब क्या है, हर 6 महीने पे आपको इस एग्जाम देना होगा। पहले 4 साल में 4 एग्जाम देते थे, अब 4 साल में 8 एग्जाम देंगे। अगर दिसंबर में होगा तो फिर जून में होगा, फिर दिसंबर में होगा, जून में होगा। ठीक है, तो सेमेस्टर से क्या होगा, आपकी एक्टिविटी बढ़ेगी। जो एक्टिविटी आप फरवरी में करते थे वो एक्टिविटी अब शुरू से ही करना शुरू कर देंगे, तभी तो आप 6-6 महीने पे बोर्ड का एग्जाम दे पाएंगे। ठीक है, ये अच्छा किया है। उसके बाद आपको क्रिटिकल थिंकिंग से जोड़ेगा। जो टीचर होगा आपको क्रिटिकल थिंकिंग से जोड़ेगा। जैसे हम आज तक क्या पढ़ते आए हैं कि गांधी जी ने नमक आयोग सत्याग्रह किया था 1930 में। ठीक है, अब उसको ये सब रटंतु वाला काम नहीं करेगा। गांधी जी असहयोग आंदोलन किए थे तो कितने लोग जुड़े होंगे, क्या क्या हुआ होगा, वो दृश्य आपको समझने के लिए प्रेरित किया जाएगा। ठीक है, अगर गांधी न हुए रहते, नरम दल के नेता, या गांधी जी रहे ही न रहते,
तो कौन से नेता हम भारत को आज़ाद कराया होता। ये सब चीज़ें आपको सोचने के लिए प्रेरित की जाएगी। ठीक है, ये था आपका सेकेंडरी स्टेज में। क्या था, नो स्ट्रीम, कोई दबाव नहीं कि नहीं नहीं आप बोर्ड के अनुसार मैथ पढ़ेंगे तो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री ही पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या कर दिया गया है, मल्टीपल सब्जेक्ट लागू कर दिया गया है। आप मैथ पढ़िए, बायो पढ़िए, हिंदी पढ़िए, भूगोल पढ़िए, इतिहास पढ़िए, बीकॉम पढ़िए, कुछ भी पढ़ सकते हैं मल्टीपल सब्जेक्ट में। उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग में आपको इतना प्रेरित किया जाएगा कि आप अपने आप को सोचने पे दबाव दीजिए। ठीक है, रटने पे नहीं, सोच की थिंकिंग को बढ़ाइए, अपने अनुसार किसी भी चीज को पकड़ने की कोशिश करिए। अगर गांधी जी न रहते, अगर गांधी जी गरम दल के रहते, ये सब चीजें आपको सोचने के लिए प्रेरित की जाएगी। ठीक है, ये 9 से 12 तक होगा सेमेस्टर वाइज, ये मुख्य पॉइंट है। सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा हर 6-6 महीने पे। ठीक है, इसी में एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आपका फॉरेन लैंग्वेज भी जुड़ेगा। ठीक है, विदेशी भाषाओं में भी आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें चीन की भाषा चाऊ चू नहीं जोड़ा गया है, क्योंकि अभी क्या चल रहा है, चीन से भारत का विरोध चल रहा है, दबाव चल रहा है। क्या है, मानसिक दिमाग सही नहीं है, भारत और चाइना के संबंधों में खटासपन है, इसलिए चाइना के लैंग्वेज को क्या किया गया है, हटा दिया गया। मेरे समझ से ये बिल्कुल गलत है। हो सकता है अगर चाइना में हमको जाना हो, अगर हम चाइनीज लैंग्वेज शुरू से ही पढ़े हों तो हमें वहाँ जॉब करने में आसानी होगी। ठीक है, और बाकी जर्मन, अमेरिकन, इटालियन जो भी भाषा होती है, सब भाषाओं की मान्यता यहाँ जोड़ा गया है, लेकिन चाइना को हटा दिया गया है। भारतीय जो होते हैं वो किसी भी देश में जाके उस लैंग्वेज में अपनी नौकरी कर सकते हैं, लेकिन अगर चाइना की लैंग्वेज अब पढ़ाई नहीं जाएगी तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो होगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हो सकता है भविष्य में सरकार चाइना और भारत का संबंध अच्छा हो जाए तो इसको संशोधन करके जोड़ सकती है। ठीक है, ग्रेजुएशन में क्या था कि हम बीए पढ़ते थे कला वर्ग, बीएससी पढ़ते थे मैथ वर्ग, और बीकॉम करते थे बैंकिंग सेक्टर में जाने का। बीकॉम मतलब बिना काम का, पहले क्या होता था, बीकॉम बिना काम का। ठीक है, तो पहले का पढ़ाई क्या था, ये था बीए बीएससी बीकॉम। अब इसको चेंज करके क्या किया गया है ग्रेजुएशन में कि आपको प्रथम ईयर में सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप 12वीं के बाद ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिए तो उसके मान्यता क्या लिखा रहेगा मार्कशीट पे, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। मतलब कि आप कहीं भी जाएंगे तो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। उसमें यह नहीं है कि बीए 3 साल आप फाइनल करिए तब आपका बीए का मान्यता प्राप्त होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट में अगर आप 1 साल भी पढ़े हो तो वो आपको मान्यता दी जाएगी कि आप ग्रेजुएशन में 1 साल फाइनल कर लिए हो। ठीक है, अब देखेंगे दूसरे साल आपको डिप्लोमा कराएगा। ठीक है, तो उसके मार्कशीट पे क्या लिख के आएगा, ग्रेजुएशन डिप्लोमा। अगर मान लो गरीब हो, अमीर लोग तो कहीं तक पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ गरीब ऐसे होते हैं जो 12वीं क्लास पे ही रोक देते हैं। बीए फर्स्ट ईयर पढ़े, बीमार पड़ गए साल भर, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, बीए छोड़ दिए। अब वो आपका 1 साल पूरा क्या हुआ, बर्बाद हो गया। 3 साल बाद आप किसी मान्यता फिर पढ़ने जाएंगे तो आपको फिर से बीए करना पड़ेगा। वो अब यहाँ पे नहीं होगा। अगर आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर पढ़ लिए और 10 साल बाद भी पढ़ने जाओगे तो अब आपको ये नहीं पढ़ना पड़ेगा। मतलब क्या, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सर्टिफिकेट कोर्स का लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आप किस में दाखिला कराओगे, सेकेंड ईयर डिप्लोमा में। ठीक है, ये सरकार या जो भी आयोग का गठन किया था, जिसने भी ये दिमाग लगाया, सबसे सटीक दिमाग है, ये बहुत अच्छा कारगर होगा भविष्य में। तो सेकेंड ईयर में गए। अब कुछ लड़का ये कहता है कि भाई हम 2 साल पढ़ लिए, हमको नौकरी अब मिल जाएगी, तो ऐसा भी नहीं है। अगर आपको जॉब लेना है तो आपको ग्रेजुएशन डिग्री करना अनिवार्य है। जॉब का जो पीरियड है वो यहाँ तक आपको पढ़ाई करनी ही करनी पड़ेगी। मतलब कहाँ तक, ग्रेजुएशन 3 ईयर। इसके मार्कशीट में आपका लिख के आएगा ग्रेजुएशन डिग्री। मतलब क्या, यहाँ तक आप पढ़ लिए अगर 3 साल तो आप एलिजिबल हो गए कि किसी भी एग्जाम में आप बैठ सकते हो। ठीक है, अब देखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे। जैसे मान लो पहले क्या था कि बीए किया, 3 साल फाइनल हो गया,
तो बीए बहुत से लड़के बर्डन में करते थे, अरे कम से कम बीए कर लें कि बैंकिंग वैंकिंग में बैठे लायक हो जाए, ऐसा होता था। अब ऐसा नहीं है, अगर आपको 3 ईयर कर लेंगे तो आपको डिग्री मिल जाएगी, डिग्री के अनुसार आपको जॉब मिलेगा। ठीक है, अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, चौथे ईयर में जाएंगे और रिसर्च कोर्स करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक फायदा ये होगा, सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन डिप्लोमा मिल गया आपको, ग्रेजुएशन डिग्री मिल गई। मान लो आपने पढ़ाई यहाँ छोड़ दी और 10 साल बाद आपको जरूरत पड़ी कि नहीं नहीं अब आगे और पढ़ना है, कहीं कहीं नौकरी में बहुत ज़्यादा मांग हो रहा है, तो आप यहाँ आओगे तो अब यहाँ से पढ़ना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट यहाँ से पढ़ लोगे। ठीक है, अब डायरेक्ट चौथे साल में एडमिशन कराओ और क्या करोगे, रिसर्च कर लो, रिसर्च में आपका हो जाएगा। यही क्या है, री एंट्री है। ठीक है, अब देखो यहाँ तक आपको आसान है, बहुत अच्छा है। अब यहाँ देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन क्या कह रहा है कि अगर तुमने 3 साल की पढ़ाई करके छोड़ी है, 3 साल पढ़ के जॉब पा लिए और अब चले हो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होने देगा सरकार, किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा। अगर जो बंदा 4 साल पढ़ के, मतलब क्या, रिसर्च की पढ़ाई करके पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहेगा तो वो केवल क्या करेगा, 1 साल पढ़ेगा। और जो बंदा 3 साल पढ़ के भाग गया है और अब वो चाह रहा है कि हम पे पोस्ट ग्रेजुएशन करें, तो उसके लिए प्रावधान क्या किया गया है, 2 साल पढ़ना पड़ेगा। मतलब क्या, जो लोग ग्रेजुएशन 4 साल किए होंगे उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल का रहेगा, और जो लोग 3 साल पढ़े होंगे उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का रहेगा। ठीक है, पहले का पोस्ट ग्रेजुएशन एमए होता था, एमएससी होता था, एमकॉम होता था, अब ये सब हटा दिया गया है। अब आप अगर ग्रेजुएशन कर लिए पूरा 4 साल और आपको पीएचडी करना है, तो अब यहाँ से आप पढ़ के डायरेक्ट पीएचडी 4 साल कर सकते हैं, और एमफिल को हटा दिया है। मतलब क्या, पहले पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ना पड़ता था, फिर आपको एमफिल करना होता था, एमफिल करने के बाद आप पीएचडी करते थे। अब ये सब तामझाम क्या किया, बंद कर दिया, मतलब एमफिल को बिल्कुल हटा दिया। अब एमफिल की जगह आप पोस्ट ग्रेजुएशन करो, पीएचडी करो, काम खत्म। ये आपको आसान बना दिया। री एंट्री हमने बताया ही कि अगर आप दूसरी साल में पढ़ाई छोड़ दिए हैं और तीसरी साल पढ़ने आ रहे हैं तो आप यहाँ से री एंट्री आसानी से कर सकते हैं। अब लोगों को ये आसान बना दिया, मतलब अगर आप 4 साल रिसर्च किए हैं तो आसानी से कहीं ना कहीं आप एडजस्ट हो जाओगे, और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए आपको 1 साल का ही समय बर्बाद करना पड़ेगा। ठीक है, बीएड करना चाहेंगे उनके लिए क्या प्रावधान किया गया है। ठीक है, बहुत से बच्चों ने पूछा है कि सर बीएड का क्या होगा, टेट कैसे होगा, तो उसको थोड़ा सा समझ लेंगे, हम लिखेंगे नहीं ज़्यादा। अगर आपको बीएड करना है तो आप 12वीं तक तय कर लीजिए कि हमको किस क्षेत्र में जाना है। पहले आप ये तय कर लीजिए कि किस क्षेत्र में जाना है। अगर आपको टीचर बनना ही है तो मेरे सुझाव से आप 12वीं पे ही बीएड ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अगर 12वीं पे ज्वाइन कर लेंगे तो आपका 1 साल बचेगा। वो कैसे, देख लीजिए। अगर 12वीं पे बीएड करते हो तो आपको 4 साल करना होगा, 4 साल। ठीक है, अगर बीए पे करते हो तो आपको 2 साल करना होगा। ठीक है, और एमए पे करते हो तो आपको 1 साल करना पड़ेगा। ठीक, तो आपको बीए कितना, 3 साल, और बीए के बाद 2 साल, 5 साल, और वही इंटर पे कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 4 साल में ही हो जाएगा, 1 साल आपका सीधा बचेगा। अब फिर एमए करने जाओगे तो बीए का कितना, 3, और एमए का कितना, 2, 5 साल, और 1 साल ये बर्बाद होगा, एमए पे जाकर 6 साल बर्बाद करोगे। उससे अच्छा है कि बीएड को क्या करो, 12वीं क्लास से ही ज्वाइन कर दो। ठीक है, अगर 12वीं पे ही आता है तो 12वीं पे ही करो। ठीक है, सरकार ने पूरा विधिवत इसका ब्यौरा नहीं बनाया है, अभी इस पे बहुत से काम आने बाकी हैं, बहुत से संशोधन होंगे ये शिक्षा नीति में। कोरोना की वजह से थोड़ा धीरे चल रहा है, लेकिन इसमें जो भी संशोधन होगा हम आपको बताते रहेंगे। तो इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स आप शुरू कर लेना, आप इस पे फोकस मत करना कि मैं बीए कर लूँ, एमए कर लूँ। समझा, और बीएड को समझा। अब हम टेट के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। टेट अब तक क्या होता था कि प्राइमरी लेवल और अपर लेवल होता था।
प्राइमरी लेवल में 1 से 5 तक होता था, अपर लेवल में 6 से 8 तक होता था। अब आपको टेट 10वीं तक देना पड़ेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आपको टेट क्या करना होगा, 10वीं तक देना होगा, मतलब 10वीं बोर्ड तक आपको टेट का एग्जाम देना। पी में पॉजिटिव क्या है और निगेटिव क्या है, ठीक है। हमारे लिए पॉजिटिव क्या है, तो सबसे पहले देखेंगे जीडीपी। जीडीपी को सरकार ने 6% देने का प्रावधान बनाया है। पहले 3% होता था, अब 2 गुना कर दिया। तो यह हमारे लिए एक फायदे का चीज़ है। हम 6% होंगे तो क्या होगा, इसमें फैसिलिटी बढ़ेंगी, टीचरों को अच्छा ट्रेनिंग दी जाएगी, बच्चों के लिए जो भी चीज़ें होंगी अवमूल्यन वो प्राप्त हो जाएंगी। जैसे अब तक क्या था कि सामान बहुत कम मिलते थे, जैसे झूला हुआ, ये सरकने का जो भी होता है, जैसे खेलकूद में जो भी सामान होता है वो कम मिलता था। अब क्या होगा, पर्याप्त चीज़ें मिलेंगी, पर्याप्त साधन मिलेंगे। तो जीडीपी 6% का है, तो ये तो फायदा है, ठीक है। स्कूल फीस, अब तक प्राइवेट वाले क्या करते थे, किसी किसी प्राइवेट स्कूल की फीस 3-3 लाख रुपए सालाना है। अब वो क्या होगा, सरकार निर्धारित करेगी कि आप लास्ट स्टेप यहाँ तक ले सकते हो। जैसे मान लो कि सरकार ने बोल दिया कि आप 1200 रुपये से ज़्यादा मंथली फीस 5वीं तक नहीं ले सकते हो, ठीक है। आप दवा लेते हैं या कोई सामान लेते हैं तो उस पर लिखा होता है MRP, मैक्सिमम रेंटल प्राइस, ठीक है। तो अब ये चीज़ इस पर भी लागू होगा। अब पहले क्या था कि प्राइवेट वाले पूरा लूटते थे, जितना हो सकता था पूरा भर लो लूट के, ठीक है। बाद में क्या करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। अब ये चीज़ें क्या होगी, खत्म होंगी। अब सरकार ये प्रावधान बनाएगा कि हमारा फीस इतना ही होगा, इससे कम ले सकते हो, ज़्यादा नहीं लोगे। ज़्यादा लोगे तो जानते ही हो केस होगा, लड़ेगा, कोर्ट कचहरी होगी। तो इससे अच्छा है कि भैया जितना सरकार कह रहा है उतना ही फीस लो, ठीक है। तो ये चीज़ प्लस पॉइंट है, सबके लिए प्लस पॉइंट है, दोनों अच्छा है। वोकेशनल में आपको मैं बताया ही था, प्रैक्टिकल नॉलेज, मतलब जिस लड़की को मेकअप सीखना है तो वो वही 6वीं कक्षा से ही मेकअप करना सीखना शुरू कर देगी। अगर उसको सिलाई कढ़ाई करनी है तो 6वीं क्लास से ही शुरू कर देगी। अगर किसी बच्चे को बिजली बनाना सीखना है तो वो क्या करेगा, छोटी छोटी चीज़ों पे वो प्रैक्टिकल करना शुरू कर देगा। किस स्टेप में, इस स्टेप में, ठीक है। ये भी ठीक है। अब रिजल्ट पे देखेंगे कि हम लोग का जो रिजल्ट बनेगा वो कैसे बनेगा। तो रिजल्ट, आप पहले क्या था, आप एग्जाम दो, 100 नंबर का है, 60 नंबर का है, फर्स्ट डिवीजन आ गए, और कुछ नहीं। बहुत होता था, वाइवा होता था, 20 नंबर का वो होता था। 20 में अगर टीचर चाहे आपको 19 दे दे, आप बताए भी हो तो 19 दे दे, ना बताए हो अगर प्रेमी बहुत बनाव है टीचर से तो भी 19 दे दे, कोई मतलब नहीं बनता था। तो क्या हुआ, वो उसमें इसमें थोड़ा अंतर है। अब के रिजल्ट में क्या होगा, मार्क्स का आकलन आप खुद करोगे कि भैया हमारा हिंदी में बहुत कमज़ोर हूँ, मुझे पोयम नहीं याद है, तो हम कितने लायक हैं, ये मार्क का सिस्टम आप खुद सेल्फ करोगे। फिर दूसरा स्टेप आएगा सेल्फ डिसीजन, मतलब आप अनुभव करके बताओ कि मैं 8 नंबर लायक हूँ कि 6 नंबर लायक हूँ कि 5 नंबर लायक हूँ। 10 में अगर हम खुद को मानते हैं कि मैं 5 ही नंबर लायक हूँ तो आप 5 ही नंबर लायक हो। आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या, किस स्टेप पे हो, आपको जो होमवर्क दिया जाता है वो करते हो, आप सही समय पे चीज़ों को याद करते हो, आप सही समय पे चीज़ों को प्रैक्टिकल कर लेते हो। आपसे खुद पूछा जाएगा ईमानदारी से, आप खुद बताएंगे नहीं सर हम इसमें कमज़ोर हैं, हम इसमें अच्छे हैं, आप खुद का आकलन बताओगे, ठीक है। उसके बाद अब आपके फ्रेंडों से पूछा जाएगा आपके बारे में। जैसे मान लीजिए आपका संतोष नाम है और मनीष से पूछा जाएगा, मनीष संतोष के बारे में बताओ। तो मनीष अगर ये कह देगा सर संतोष को मैथ अच्छा नहीं आता है या इंग्लिश अच्छी नहीं आती है, वहाँ से निगेटिव पॉइंट मिला, ठीक है। ये आकलन फ्रेंड से होगा। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि जब हम शुरू से जुड़ेंगे क्लास वाइज तो हमारा जो आपसी मेल जो होगा वो क्या होगा, अच्छा रहेगा, निगेटिविटी नहीं रहेगी, मारपीट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि डरेंगे, अरे यार सेमेस्टर वाइज एग्जाम है, कहीं ये ना कह दे कि फलाना ये से हैं तो हमारा नंबर कट जाएगा। तो आपसी क्या होगा, मेलजोल बढ़ेगा, ये भी अच्छा पॉइंट है। उसके बाद इन तीनों आकलन के बाद टीचर आपका आकलन करेगा कि नहीं नहीं संतोष क्लास में अच्छा बालक था, इसको इतना नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। मनीष अच्छा बालक था, उसको इतना नंबर मिलना चाहिए। और मान लीजिए कोई सुधीर है, सुधीर अरे बहुत लड़ना झगड़ने वाला है, उसको नंबर कम मिलेगा। ऐसे अब आकलन करके आपका रिजल्ट बनेगा, ठीक है। ये भी अच्छी चीज़ है। उसके बाद आप देखेंगे फॉरेन यूनिवर्सिटियों को
भारत में खोलने का पूरा हक दे दिया गया है। लेकिन ये नहीं कि पाकिस्तान वाले आके खोल लें और क्या करें, बम बारूद बनाना और चलाना सिखाना शुरू कर दें, ऐसा भी नहीं है। विश्व की 50 टॉप यूनिवर्सिटियों को बस ये यहाँ भारत में विद्यालय या कॉलेज खोलने का प्रावधान दिया गया है, उनको छूट दिया गया है। पहले मनमोहन सरकार में ये लागू करने वाले थे, लेकिन मनमोहन सरकार के समय में ये था कि उन्होंने सिक्योरिटी रखा था 50 करोड़ कि कोई भी कॉलेज खोलेगा विदेशी तो वो 50 करोड़ रुपए सरकारी निधि में देगा, ताकि अगर आप स्कूल छोड़ के भाग गए, बच्चों का फीस आप लेकर रखे हो 3-3 हज़ार रुपये, तो वो बच्चों का फीस लूट के नहीं जा सकते हो आप, 50,000 सिक्योरिटी दिए रहोगे तो। तब मनमोहन सिंह की सरकार थी और भाजपा क्या था, विपक्ष में था, तब भाजपा ने इसका विरोध किया था। भाजपा ने अपनी नीति में क्या किया है कि इसने बस उसको जीरो कर दिया है, जो सिक्योरिटी मनी थी उसको जीरो कर दिया। आप टॉप 50 विश्व के 50 टॉप यूनिवर्सिटी आओ और हमारे यहाँ खोलो। इससे क्या होगा, जो भारतीय विद्यालय हैं, जो कॉलेज हैं, वो भी क्या होंगे, उनको देख के कंपटीशन में बढ़ाव चढ़ाव का हिस्सा लेंगे। वो समझेंगे कि हाँ ये ऐसे पढ़ा रहे हैं, हम भी वैसे ही उसी रास्ते पे चलें। ये भी प्लस पॉइंट है, ठीक है। टॉप 50 ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान इसमें नहीं आएगा। टॉप 50 में बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, हार्वर्ड है यूनिवर्सिटी, ऐसे ऐसे कैम्ब्रिज है, ठीक है। अब देखेंगे डिपार्टमेंटल, सरकार ने एक डिपार्टमेंटल व्यवस्था अलग से बनाया है कमेटी। इसमें क्या होगा, 4 प्रकार का बनाया जाएगा। एक लोग को यह निर्धारित करना होगा कि समय पे हम टीचरों का मासिक वेतन दे सकें, ठीक है। एक लोग का काम ये होगा कि रिजल्ट सही बने। जैसे क्या है, बिहार में ये होता है, जैसे हमने परीक्षा दिया और हमको पता चल गया कि अरे रे दरभंगा में फलाना क्या है, हमारा कॉपी गया है, तो हम वहाँ गए, 5,000 रुपया दिए, फर्स्ट क्लास से पास हो गए। और जब मीडिया में आए तो पता चला कि स्वर क्या है पता ही नहीं है। तो ये सिस्टम पे रोक लगेगा, ठीक है, इसीलिए डिपार्टमेंटल बन रहा है। एक सिस्टम ये होगा कि कॉलेजों का निर्धारित टीचरों की व्यवस्था को देखा जाए कि अभिभावक और टीचरों का संबंध कैसा है, क्या टीचर सही समय पे आते हैं, टीचर सही समय पे पढ़ा के जाते हैं। एक डिपार्टमेंटल में ये बनेगा कि वो बच्चों के अनुभव को देखे कि वो कितना इंटरेस्टेड है, उसको क्या चीज़ की ज़रूरत और पड़ रही है, इसमें समय समय पे बदलाव होगा। ये डिपार्टमेंटल का काम करेगा। ये डिपार्टमेंटल अपने तरफ से सुझाव देगा, उसमें बदलाव किया जाएगा, ठीक है। ये था अब तक का पॉजिटिव, जो बहुत अच्छा है। निगेटिव देखेंगे तो निगेटिव में 0 बेस दिया है, इंग्लिश को बहुत लेवल पे नहीं लेके गया है। निगेटिव भी है और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए पॉजिटिव भी है, ठीक है। निगेटिव इसलिए है कि शहरी बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर क्या करेंगे, इंग्लिश में ही पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए निगेटिव है। लेकिन एक चीज़ और है, इस पर बहुत फोकस भी नहीं कर सकते हम, क्योंकि जो भी ये प्राइवेट स्कूल हैं ये ज़्यादा इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाते हैं, ठीक है। इस पर बहुत तर्क करने की भी जरूरत नहीं है। इसी का विरोध चल रहा था, लेकिन इसका विरोध करना लायक कुछ है नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत निगेटिविटी है। अगर सरकार इसका प्रावधान बेसिक से कर दिया होता तो बच्चों का जो बेसिक चीज़ें हैं वो तैयार होता जाता, और जितना अपर जाता है उतना क्या होता, नॉलेज बढ़ता है, इंग्लिश उनको अच्छी आती। फिर एक सेंट्रल कर दिया है, जो भी सब्जेक्ट बनेगा निर्धारित किया जाएगा वो सेंट्रल बोर्ड करेगा, ठीक है। मतलब कि केंद्र जो कहेगा वही राज्य मानेगा। ये प्रावधान थोड़ा सा गलत है, क्योंकि राज्य अगर चाहे कुछ जोड़ना चाहे तो वो कर सकता है। ये चीज़ सही था, कुछ हद तक सही था। अब क्या हो गया, थोपा जाएगा कि नहीं नहीं आप ये पढ़ाइए, नहीं नहीं आप ये कीजिए। ये चीज़ थोड़ी सी निगेटिविटी है। एक चीज़ हम जोड़ना चाहेंगे कमी में, एक चीज़ हम जोड़ना चाहेंगे टीचर के बारे में, ठीक है। जैसे टीचर अब तक क्या थे, टीचर आते थे, 45 मिनट का क्लास है और टीचर आया और लगा स्टोरी सुनाने, ठीक है। अरे हमारी पत्नी तो बड़ी अच्छी हैं, प्राइमरी में टीचर हैं, सुबह सुबह खाना बनाती हैं, हमको भी टिफ़िन देती हैं, अपने टिफ़िन लेती हैं, और क्या है हम उनको छोड़ के और आप लोग को पढ़ाने आते हैं। ये क्या है, टीचरों की निगेटिविटी है। भैया हम क्लास करने जाते हैं, हम आपकी पत्नी और आपका प्रवचन सुनने नहीं जाते हैं। आप सब्जेक्ट से रिलेटिव चीज़ें पढ़ाओ। इस चीज़ का प्रावधान बनाना चाहिए। टीचरों के प्रति कैसा नियम हो, कैसे ड्रेस पहन के जाएं, कितने बजे स्कूल जाएं, निर्धारित क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें टीचरों से भी संबंधित हो। कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं, क्लास में आए बच्चों के सामने लगे खैनी बनाने, हाँ, तो बच्चा भी क्या करेगा, निगेटिव ही सोचेगा, अरे रे उसमें कुछ होता है, लग रहा है फायदे वाली चीज़ है, शाम को हम भी क्या करेंगे, टाइम थोड़ा सा ट्राई करेंगे। किसी में से गए लिए छींके होके, अरे बड़ा बेकार चीज़ है यार, और वही लत लग गई अगर किसी को, तो बचपन से ही क्या करेगा, शुरू हो जाएगा। ये चीज़
अध्यापक को पान हो, सिगरेट हो, बीड़ी हो, जो भी खाना वाना है स्कूल के बाहर जाओ करके आओ, पान खाना है बाहर खा के आओ, अंदर कुछ नहीं। ठीक है, ये प्रावधान लाना चाहिए सरकार को। ऐसी चीज़ें बहुत से हैं। अब चीज़ें देखिए, बुक है, बुक का जो भी निर्धारित हो, प्रथम पेज पे टीचर के गुण, टीचर बनने के ये गुण हो, ऐसा कुछ लिखा जाए, उनके बारे में 10 विधियां बताई जाए कि टीचर कैसा होना चाहिए, समय से स्कूल आए, समय पे स्कूल आने के बाद आपका ड्रेस क्या हो, ये सब चीज़ों का प्रावधान देना चाहिए। मेरा ये सुझाव है, बाकी कौन क्या सोचता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। एक चीज़ और है इसमें है, हो सकता है टीचरों की ट्रेनिंग कराई जाए, सरकार खुल के नहीं कर रहा है, तो 4 साल का टीचरों का प्रावधान होगा कि वो अपना ट्रेनिंग पीरियड में रहें। ठीक है, अभी इस पे हम कुछ खुल के नहीं कर सकते हैं, हो सकता है कि सरकार ये कराए, मुझे जहाँ तक कंफर्म हूँ मैं, लेकिन खुल के नहीं कह सकता हूँ। आगे जो भी अगर ऐसा प्रावधान आएगा तो हम नया वीडियो बना के इसको हम आपको बताएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप सबको समझ में आई होगी। अगर नहीं आई होगी, कहीं डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। एक वीडियो और इस पे बनेगा, अभी नहीं, जो भी इसमें संशोधन होगा, अभी सरकार इसको 1-2 साल लगेगा, कोरोना की वजह से थोड़ा विलंब हो रहा है, तो 1-2 साल लगेगा। उन 2 साल में जो भी आपका लागू होने से पहले जो भी संशोधन होगा हम आपको वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। और जितना बताया हूँ ये आपके ज़रूरत का है, बाकी तो 650 पेज का है, कितना बताएगा कोई, बहुत बर्डन हो जाएगा, उससे आपको कोई मतलब भी नहीं है। टीचर बनने में थोड़ा सा प्रक्रिया क्या है, चेंज होगा, वो नई नई जो भी प्रक्रियाएं आएंगी हम बताते रहेंगे। अब तक ये था बच्चों के भविष्य में, मेरे समझ से इस पे 100 में 95 नंबर मिलना चाहिए। 5 नंबर में कमियां ये है कि टीचरों के बारे में और ये निगेटिविटी जो भी है, इस पे सरकार को एक बार और पुनर्विचार करना चाहिए। और एक चीज़ और, अगर टीचरों के भर्ती प्रावधान में इंटरव्यू किया जा रहा है तो ये नहीं होना चाहिए, ये सरकार को एक बार बैठ के इस पे सोचना चाहिए। अगर ये होता है तो भाईचारा, भतीजावाद बढ़ेगा, जो अच्छे बच्चे होंगे फिर से छंटना शुरू होंगे। और ये आपके मैन्युफैक्चर में था कि C ग्रेड तक हम कोई इंटरव्यू नहीं करेंगे, तो मेरा जहाँ तक उम्मीद है कि सरकार इस पे आकलन करेगी और ऐसा कुछ भी नहीं लाएगी नया नियम। आप परीक्षाएं करा रहे हो, अच्छी बात है, अगर आपका आकलन ही करना है बच्चों का तो आप इतने जो ट्रेनिंग करा रहे हो, बीएड करा रहे हो, बीएड में ही आप कई विद्यालयों में भेज के प्रैक्टिकल करा रहे हो, पढ़ाने का तरीका 6-6 महीने की ट्रेनिंग होती है, ये सब क्यों करा रहे हो? तब बीएड ही बंद कर दो, तब पेपर ही कराओ और क्या करो, इंटरव्यू ही लो। तो मेरे समझ से इंटरव्यू नहीं होना चाहिए, बाकी सरकार जो भी करे। मुझे उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।